देखो, आज हम लोग जो है ना, यहाँ ये राजकीय कृषि विद्यालय है चिरगांव। और चूँकि आप सारे लोग प्राकृतिक खेती या जैविक खेती के किसान हैं, सीखने आए हैं, तो क्लासरूम में बहुत सारी बातें हुई। अब बात ये है कि हम प्राकृतिक खेती या जैविक खेती कहाँ से शुरू करें। चाहे हम प्राकृतिक खेती करें या जैविक खेती करें या परंपरागत खेती करें या बिना लागत की खेती करें, उसका उद्देश्य ये है कि आज जो हमारे जीवन में मुश्किलें हैं, वर्तमान की जो आधुनिक कृषि प्रणाली है, उसके कारण मेरे जीवन में ढेर सारी मुश्किलें हैं। कौन कौन सी? ज़मीन की उर्वरता का क्षरण हो रहा है, ज़मीन के नीचे का पानी लुट रहा है, ऊपर की बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो रही है, लागत बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, और देश को बहुत सारा विदेशी मुद्रा भंडार खर्च करना पड़ रहा है फर्टिलाइज़र की आपूर्ति के लिए। ठीक है ना? तो हमारी लागत घटे, हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़े, मेरे भोजन में स्वाद आ जाए, मैं बीमार ना होने पाऊँ, किसान फिर से उन्नति की ओर चले, उन्नत खेती, मध्यम बान, निश्चित चाकरी, भीख निदान। ऐसा कुछ करने के लिए हमें प्राकृतिक खेती की ओर बोला जा रहा है कि चलो प्राकृतिक खेती की ओर चलो। जब बात आती है, आपने तय कर लिया कि हाँ साहब, ये यूरिया, डीएपी, पोटास, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, इनके कारण बहुत लागत बढ़ गई, पैदावारी बढ़ नहीं रही है, बाज़ार में मूल्य मिल नहीं रहा है, भोजन में स्वाद आ नहीं रहा है, मैं भोजन खा के बीमार हो जा रहा हूँ, पानी में हैवी मेटल्स हैं, हवा प्रदूषित है, तो फिर मुझे प्राकृतिक खेती की ओर आना है। आना कैसे है? तो प्राकृतिक खेती का सबसे पहला निवेश है सॉइल। खेती कहाँ करेंगे? जमीन में, जिसको मैं क्या कहता हूँ? माँ। तो माँ जिसकी जिंदा है, उसका अस्तित्व जिंदा है। और ये धरती मेरी आध्यात्मिक माँ है। जैसे हमारी माँ तो केवल हमको पालती है, लेकिन धरती माता के ऊपर कितना बोझ है? 84 लाख योनियों के लालन पालन का जिम्मेदारी इसके पास है। अभी मैं क्या समझता हूँ, धरती माता में मैं हल जोत करके, बीज बो करके अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ, लेकिन धरती को पता है, धरती कहती नहीं, हे पुत्र, तू केवल अपनी सोच रहा है, तू तो अपनी सोच भी लेता है, लेकिन तेरे अलावा और 84 लाख योनियों का क्या? उनका कौन सोचेगा? तो विषय ये धरती माता को फिर से जिंदा कर देना, जो मर जैसी गई है। तो जब धरती की जिंदा दिली की बात होती, तो दो चीजें हैं धरती में। एक, धरती में शब्द है जीवांश कार्बन, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। अब जमीन में ह्यूमस 1% से अधिक होना चाहिए, लेकिन आज रह गया 0.3%। तो जब माँ का फर्टिलिटी, माँ का अस्तित्व 70% खत्म हो गया, या माँ 70% कोमा में चली गई, 30% ही केवल जिंदा है। अब आपने उसमें गन्ना, धान, आलू बोया है, तो माँ अपनी जो बच्चा है धान या फसल के रूप में, जब माँ हेल्दी नहीं है तो बच्चे को भोजन कहाँ से खिलाए? तो आपको फसल कमज़ोर दिखाई दी, तो क्या किया? कमज़ोर दिखाई दी तो किसी ने सुझाव दिया, इसमें एक काम करो, थोड़ा सा यूरिया डालो, थोड़ा सा जिंक का स्प्रे करो, थोड़ा सा जो है फेरस का भी स्प्रे कर दो। फिर फसल में रोग लगा तो बोले M45 डाइथेन Z78 का स्प्रे कर दो। फिर कीड़ा लगा तो बोले इंसेक्टिसाइड डाल दो। तो ऐसी लागत बढ़ी ना, ऐसे लागत भी बढ़ी, और ऐसे ही मिट्टी मेरी बीमार भी हुई है। तो अब मिट्टी को ठीक करना है, तो ठीक करने के लिए प्राकृतिक खेती में एक विषय जीवामृत का। तो देखिए आप, हमारी जमीन जिंदा थी जीवाणुओं की वजह से, सूक्ष्म जीवों की वजह से,
जो मैंने पेस्टिसाइड डाल के मारे, गर्मी से मरे या रसायन से मरे, लेकिन मर गए। तो अब मुझे जीवाणु जो मर गए वो वहाँ इनोकुलेट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि कितने प्रकार के जीवाणु मर गए? पता नहीं साहब कितने प्रकार के मर गए, अनगिनत हैं, असंख्य हैं, किसी को नहीं पता आज तक। अच्छा, जो मर गए वो कहाँ जिंदा हैं? जंगल में हो सकते हैं। तो चलो जंगल से लाते हैं जीवाणु। तो क्या करेंगे? जंगल से, रिच फॉरेस्ट एरिया से मिट्टी लाएंगे। जैसे ये मेरे सामने मिट्टी है, ये फॉरेस्ट की मिट्टी है, इसी से मैंने जीवामृत बनाया है अपने सेंटर में। और जीवामृत ये है, बना बनाया जीवामृत। अब किसी किसान को अगर जीवामृत बनाना है तो उसको कहाँ जाना है? वो जंगल जाएगा। जंगल में, जंगल का वो एरिया देखना जहां पर जंगल में आप घुसो, किसी पेड़ के नीचे ढेर सारा बायोमास, फलदार पेड़ हो, जामुन का हो, नीम का हो, पाकड़ का हो, पीपल का हो, बरगद का हो, गूलर का हो, महुए का हो, जिनमें मीठे फल लगते हैं और वो फल वहीं गिरते हैं, वहीं पत्तियां गिरती हैं। तो चूंकि जीवाणुओं का भोजन शुगर है, चीनी है, गुड़ है, ठीक है ना, वो मीठे फल वहाँ गिरते हैं। तो उन पेड़ों के नीचे जीवाणुओं की संख्या बहुत अधिक मात्रा में मिलेगी जहाँ फल गिरते हैं। फल गिरते हैं वहीं पड़े रहते हैं। ऐसा जहाँ कहीं हमको जंगल में पेड़ मिला, वहाँ के नीचे की 5 किलो मिट्टी लाएंगे। कितनी? 5 किलो मिट्टी लाएंगे। ये मिट्टी मेरे पास कम है, मैं यहाँ केवल डिस्प्ले कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। आप जब मिट्टी लाएंगे तो 5 किलो लाएंगे, और या हमारे सेंटर से ये जीवामृत ले जाएंगे 5 लीटर। कितना? 5 लीटर। आप जैसे किसी किसान को अगर लगता है कि मैं कहाँ जंगल खोजूंगा, ऐसा जगह कहाँ जंगल मिलेगा, तो हमारे सेंटर से आके ले जा सकता है, फ्री मिलता है। और अगर वो ऐसी लोकेशन पर है जहाँ उसको पता है कि यहाँ मिट्टी है, साहब मेरे यहाँ ऐसा जंगल है, मैं पता कर लिया, मेरे पास है, कोई बात नहीं, वहाँ से ले आओ। तो मैं मिट्टी लाया, और ये मिट्टी, यहाँ पानी भरा है, इस ड्रम में 180 लीटर पानी भरा है। अब मैंने मिट्टी डाल दिया। मिट्टी में क्या था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, नाना प्रकार के लाभदायक बेनिफिशियल जीवाणु हैं। अब जीवाणु पानी में चले गए। अब जीवाणु के इसलिए डालें कि इनको मल्टीप्लाई कराना है, इनका संवर्धन होना है, इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाना है। तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी? कुछ खाएंगे ना, जीवाणुओं का कुछ भोजन होता होगा। वैसे तो जंगल में जीवाणु क्या खाते? कार्बनिक पदार्थ पर डिपेंडेंसी है इनकी, जो फल पत्ती गिरते हैं उसी पर ये आश्रित रहते हैं। लेकिन वहाँ उनकी वृद्धि बड़ा स्लो चलती है। यहाँ मुझे बहुत तेज़ी के साथ इनकी ग्रोथ करानी है। तो फिर इनका पहला भोजन है, सबसे प्यारा भोजन है ये गुड़। तो 200 लीटर का ड्रम है, इसमें 5 किलो मिट्टी डालेंगे और ये 2 किलो गुड़ डालेंगे। गुड़ इनका पहला भोजन है। अब जैसे आपने सोशल मीडिया में सुना है कि 1 किलो गुड़ डालिए, 1 किलो बेसन डालिए। ये गुड़ जब पानी में गया तो गुड़, आप कभी शरबत घोलना तो गुड़ घुल जाता है पानी में, कभी बेसन घोलना पानी में नहीं घुलेगा। क्यों? गुड़, चीनी, नमक ये इमीडिएट नैनो पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। और ये जो आटा है ये माइक्रो पार्टिकल्स है। बैक्टीरिया माइक्रो है और आटे का पार्टिकल ये मैक्रो। देखें, आप ऐसे उड़ाऊंगा ना, आप इसको एक एक पार्ट दिखेगा उड़ता हुआ, मतलब एक एक इसका कण दिख रहा है। जो चीज दिख रही है वो माइक्रो से बड़ी है, मैक्रो के रूप में। लेकिन मैं इसमें डालूंगा 5 किलो आटा। अब ये आटा इसलिए डालता हूं कि गुड़ महंगा है, आटा
अभी जो बैक्टीरिया डाला है, अभी ये गुड़ खाएंगे, लेकिन मैं पूरा गुड़ नहीं खिला सकता। तो ये आटा 20 दिन के बाद, 15 दिन के बाद जब गुड़ और बैक्टीरिया चला गया, कुछ क्रियाएं हुई, कुछ केमिकल फार्म हुए, कुछ अम्ल बने, उनके कारण फिर ये आटा टूटेगा और ये भी शुगर में कन्वर्ट होगा, ये भी नैनो पार्टिकल में टूट जाएगा। तब 15, 20, 25 दिन के बाद ये आटा भी बैक्टीरिया का भोजन बनेगा। अब 15 दिन जब बीत जाएंगे, जैसे आज तारीख है 21 और 15 दिन बाद तारीख होगी 6 जनवरी, 6 जनवरी, 5 जनवरी, 7 जनवरी का ये मान लेना कि इसमें गुड़ अब ख़त्म हो गया होगा। तो आप इसमें 3 किलो गुड़, 3 किलो आटा, अभी कितना डाला? 5 किलो गुड़ और 5 किलो, फिर कितना डालेंगे? 3 किलो गुड़, 3 किलो आटा। एक बार इसको डंडे से दिन में रोज आना, जब आपने जीवामृत डाल दिया, ये आटा गुड़ और सब डाल दिया, तो एक बार डंडे से इसको 2 मिनट के लिए चला देना है। अब आप ये मत कहना कि जैसे कई बार आप पढ़ते हो कि कुछ लोग पूछते हैं कि साहब क्लॉकवाइज चलाएं कि एंटी क्लॉकवाइज चलाएं, कोई मतलब नहीं, जैसे चला पाओ वैसे चला दो। चलाते इसलिए हैं कि ये पानी की ऑक्सीजन, इसमें अनएरोबिक माइक्रोब्स हैं, लेकिन अनएरोबिक को भी समथिंग ऑक्सीजन चाहिए, हर लिविंग को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को कम किसी को, अनएरोबिक को भी ऑक्सीजन चाहिए। तो ये पानी में रह सकते हैं, लेकिन हिलाने का मतलब ये हुआ कि हिलाने पर ऑक्सीजन का समावेश फिर बढ़ जाता है। अगर ऐसे डंप कर देंगे इसको, अगर इसको डंप कर देंगे तो इनका ग्रोथ थोड़ी कम होगी, इसलिए डेली हिला देना है। तो मैंने बोला आज मैंने 5 किलो गुड़ 5 किलो आटा डाला, फिर 15 दिन के बाद 3 किलो गुड़ 3 किलो आटा डाला, फिर 10वें दिन 2 किलो गुड़ 2 किलो आटा डाला, और ये डालते रहेंगे। कब तक? अब सुनना मेरी बात, आप तो फसल बोते हैं ना 2 बार। अब मान लो आपने अभी नवंबर में फसल बो दी है, आज दिसंबर है, और अब आप जुलाई में जून में फसल बोएंगे। कुछ लोग जायद में मूंग की खेती करेंगे, तो मार्च में मूंग बोएंगे, तो अभी आपको 3 महीना इसको खुराक देनी है, मार्च मूंग बोने तक ये रेडी। फिर इसमें जब उपयोग करेंगे तो थोड़ा सा बचा लेंगे, फिर पानी भर देंगे, फिर आटा और गुड़ देने लगेंगे। फिर जुलाई में जब फसल बोएंगे तो फिर रेडी, फिर थोड़ा सा बचा लेंगे, फिर आटा और गुड़ देने लगेंगे, पानी भर देंगे, फिर जब रबी की फसल आएगी तो फिर तैयार। अब जब इसका उपयोग करना है, अभी जो प्रॉब्लम आ रही पूरे देश में, ये जीवामृत बहुत लोग जानते हैं, पूरे देश में चर्चाएं हैं, लेकिन कोई बना करके उपयोग नहीं कर पाता। क्यों? इसकी जो थ्योरी बताई जाती है कि 1 ड्रम बनाएंगे, 1 किलो गुड़ 1 किलो बेसन डालेंगे, गाय का पेशाब डालेंगे, गाय का गोबर डालेंगे, तो देश के 80% लोगों के पास गाय नहीं है, तो वो गौमूत्र से जीवामृत कैसे बनाए? तो 80% लोग तो कट गए, अब रहे 20%, जिनको कहा गया 1 ड्रम बनाने के लिए 10 लीटर गौमूत्र चाहिए। तो जो 20% लोगों के पास गाय है, उनके पास पक्का फर्श नहीं है, तो डब्बे में गौमूत्र इकट्ठा कर नहीं सकते, तो 90% वहाँ भी कट गए। अब जो 10% बच भी गए, 1% केवल मान लो जिनके पास पक्का फर्श है, बना लिए। अब उन्होंने 1 ड्रम बनाया, 1 एकड़ में पहले पानी में 1 ड्रम पानी के साथ बहाया जाना है। किसान ने घर में बनाया, अब ये ड्रम अपने खेत तक 200 लीटर कैसे ले जाए? यहाँ फिर हार गया बेचारा। 5 एकड़ का किसान, उसको 5 ड्रम आज ले जाने हैं, 5 ड्रम 21 दिन बाद फिर ले जाने हैं, 5 ड्रम 40 दिन बाद फिर ले जाने हैं। ये सोच करके घबरा गया
और कहा कि ये फालतूपन का काम है, हम नहीं करेंगे। अब यहाँ क्या है, मैं सिंपल, ये 200 लीटर जीवामृत जब बन के तैयार होगा 1.5-2 महीने में, 2.5 महीने में, ये 10 एकड़ जमीन के लिए है। आपको ड्रम ले ही नहीं जाना खेत, आपके पास 2 एकड़ जमीन है, 2 कुंटल सूखी हुई गोबर की खाद इकट्ठा करिए और इसे 40 लीटर यानी 1 एकड़ सॉइल के लिए 20 लीटर, 2 एकड़ में आपको क्रॉप बोनी है, 40 लीटर निकालिए, 2 कुंटल गोबर में डाल करके मिला दीजिए और 2 एकड़ ज़मीन में उस खाद को ब्रॉडकास्ट करने के बाद जुताई कर दीजिए और फसल की बुआई कर दीजिए। कितना सरल है। अब इसको मैं नहीं कहता हूँ कि फिर डालना है, फिर डालना है, कभी नहीं डालना। पूरी क्रॉप के लिए सिक्योर, खत्म, एक टीका लग गया, कहानी खत्म। उद्देश्य था कि जो जीवाणु मर गए हैं उन जीवाणुओं को पुनर्स्थापित करना है। तो जो जीवाणु मर गए थे वो जंगल में थे, इसलिए जंगल की मिट्टी लाए और उनको पुनर्स्थापित कर दिया। अब एक सावधानी कि ये अगेन फिर ना मरें। तो मैंने बोला कैसे मरे थे, तो क्लोरोपाइरीफास से मरे थे। सपोज एक किसान ने ये जीवामृत डाला, आज बेचारे को बहुत अच्छा लग रहा था, चलो मैं भी प्राकृतिक खेती करूं, गेहूं बो दिया, गेहूं के कुछ पौधे जगह जगह सूखने लगे। अब वो डरा, किसी को फोन करके पूछा, बाबूजी मेरे गेहूं में कुछ गेहूं सूख रहे हैं। अगले ने कहा कि उखाड़ के देखो कहीं दीमक तो नहीं है। उखाड़ा तो दीमक थी। बाबूजी दीमक तो है, तो क्लोरोपाइरीफास डाल दो। अब उसको ये पूरा विषय समझ में नहीं आया था, वो सोचता है सब अलग अलग है, एक है क्या है, क्लोरोपाइरीफास डाल दिया। तो क्या हुआ, ये जीवामृत डालना ना डालना, क्योंकि उस क्लोरोपाइरीफास ने फिर इन जीवाणुओं को नष्ट कर दिया। तो बिल्कुल सिंपल कहानी, इसमें कोई टिपिकल नहीं। और आगे बताऊं, अब प्रश्न होता है कि क्यों साहब, अगर मैंने ये जीवामृत डाला तो क्यों डाला था? हमको रसायनों से मुक्ति पानी थी, मतलब हमको रासायनिक उर्वरक ना डालने पड़े। तो जैसे किसी किसान ने प्रश्न किया, तो साहब जीवामृत अगर डाल देंगे और कोई भी रासायनिक उर्वरक नहीं डालेंगे तो क्या फिर मेरी फसल उतनी हो जाएगी? तो सुनिए, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी यानी खरीफ की, रबी भी, कोई भी दलहनी और तिलहनी क्रॉप, आप ये जीवामृत डालिए, कोई भी फर्टिलाइजर मत डालिए, प्रोडक्शन नहीं घटेगा, विनोद कुमार सान की गारंटी है। लेकिन अगर खरीफ में धान है, रबी में गेहूं है, गन्ना है, चूंकि खाद्यान्न फसलें हैं, ग्रेमनी कुल की हर फसल में इनको नाइट्रोजन की ज़रूरत, ग्रेमनी फैमिली की फसल को नाइट्रोजन की ज़रूरत ज़्यादा है। नाइट्रोजन आपके खेत में चूंकि ह्यूमस 0.3 है, तो नाइट्रोजन की सप्लाई उतनी नहीं हो सकती जितनी प्लांट को चाहिए। इसलिए धान बोएंगे, गेहूं बोएंगे, तो मैं फिर कहूँगा कि आप डीएपी, पोटाश, जिंक कुछ भी मत डालना, लेकिन यूरिया, नाइट्रोजन की जितनी डोज देते थे, जैसे 1 एकड़ में अगर आप 50 केजी यूरिया की 2 बार में टॉप ड्रेसिंग करते थे, तो 50 केजी यूरिया देनी है किसमें? धान में, गन्ना में, गेहूं में। अब डोज थोड़ी सी बदलनी है कि अभी हम पहले पानी और तीसरे पानी में दे रहे थे, अब क्या करेंगे कि इस यूरिया की 3 डोज बनानी है। 30% बेसल के साथ, 30% पहले पानी के साथ और 30% लास्ट जब देते थे। क्यों? मैंने यहाँ डीएपी बोला, फास्फेट, पोटाश, जिंक की जरूरत नहीं, लेकिन नाइट्रोजन की जरूरत है। प्रारंभ में जब आप फसल बो रहे थे तो फास्फेटिक फर्टिलाइजर जब दे रहे थे डीएपी, उसके साथ नाइट्रोजन गया था। तो नाइट्रोजन की वो मात्रा जो डीएपी के साथ चली गई थी वो देनी है। फास्फेट तो बिल्कुल नहीं देना। कैसे? आपके खेत में कम से कम, किसी के खेत में
30 कुंटल, किसी खेत में 50 कुंटल फास्फेट पड़ा हुआ अनसोल्यूबल फार्म में। जो किसान गन्ना की, धान की, गेहूं की खेती करता आया है, हर साल 1 एकड़ में 1 बोरी डीएपी, 1 बोरी खरीफ में, 1 बोरी रबी में दे रहा है। किसी वैज्ञानिक से पूछना कि जो मैं डीएपी देता हूं उसकी कितनी डीएपी क्रॉप के उपयोग में आती है और कितनी अनसोल्यूबल फार्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो आपको बताया जाएगा कि 25 और 30% ही यूज होती है और सब वो अनसोल्यूबल फार्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप कल्पना करिए, आज तक जितनी भी फास्फेट आपने दी है उसकी 70% फास्फेट आपके खेत में वहीं अनसोल्यूबल फार्म में पड़ी है। इसके जो जीवाणु हैं वो उसी फास्फेट को सोल्यूबल फार्म में बनाएंगे। तो मेरा दावा है कि 50 साल तक आप डीएपी, देश का पूरा किसान डीएपी बंद भी कर देगा तो भी प्रोडक्शन नहीं घटना। लेकिन ये जीवामृत की जो टेक्निक मैं बता रहा हूं उसमें कोई फॉल्ट, जैसे फॉल्ट क्या होगी कि आपका बन गया, अब आपने कहा यार रोज साला 10 दिन में 2 किलो गुड़, 2 किलो आटा, अच्छा हमको उलझा दिए, अब गुड़ तो खाने के लिए नहीं मिल रहा, इस बार का गुड़ बैक्टीरिया को नहीं खिलाते, मैं ही खाता हूं। लालच आना स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि मैं लालच के दौर से गुजर रहा हूं। तो क्या हुआ, यहां बैक्टीरिया की ग्रोथ, एक चीज ध्यान रखना, लिविंग जितने भी हैं उनको रेगुलर भोजन चाहिए। आप घोड़ा पालेंगे, घोड़े की सवारी करें या ना करें, उसको 4 किलो चना चाहिए। ये बाइक नहीं है कि जब चलना होगा तब पेट्रोल डलाएंगे। तो इस बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए रेगुलर इसको फीडिंग चाहिए। तो आपको निरंतर इसमें हर 10वें 12वें दिन 2 किलो गुड़, 2 किलो आटा देते रहना है। और अगर कोई किसान, जैसे ये ड्रम 10 एकड़ जमीन के लिए, मान लो 10 एकड़ किसी के पास जमीन है, 10 एकड़ गेहूं, 10 एकड़ धान की खेती करता है, तो ये पूरा एक ड्रम एक साल कितनी खुराक देंगे आप? 30 खुराक देंगे ना, 60 किलो गुड़ और 60 किलो आटा। 60 किलो गुड़ हो गया 6×5 3,000 का, 60 किलो आटा हो गया 2,500 का। तो यानी आपने 6,500 रुपए खर्च किए। लेकिन 10 बोरी डीएपी खरीफ में, 10 बोरी डीएपी रबी में, 28,000 रुपए का तो डीएपी बचा दिया इसने। क्या घाटा है? नंबर 1। नंबर 2, सॉइल में जो कार्बनिक पदार्थ जो अनडिकम्पोज्ड फार्म में पड़े थे उसको डिकम्पोज करके इसने ह्यूमस की मात्रा को बढ़ा दिया। अगला, सॉइल में जो निगेटिव पैथोजन थे जिसकी वजह से हमारी सॉइल बोर्न बीमारियां होती थी उनको इसने कंट्रोल कर दिया। अब हमारी डीएपी, पोटास नहीं खर्च होता है। अब मेरे खेत में बीमारियां कम लगती हैं। अब मेरे खेत की मिट्टी अच्छी हो गई है। अब मैं अपने खेत की उपज को जब खाता हूं उसमें पौष्टिकता है, उसमें स्वाद है और उसमें पोषण भी है। और अब मेरे खेत में एक पानी भी कम लगता है। तो पानी की सेविंग, फर्टिलाइजर की सेविंग, पेस्टिसाइड की सेविंग करने के लिए हमको ये जीवामृत बनाना है। नमस्कार। किसी का प्रश्न हो तो आप पूछो।